सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूरी अकीदत के साथ मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा। मुल्क की तरक्की व अमन चैन की मांगी गई दुआएं। देवशयनी एकादशी पर नमामि गंगे ने आदि केशव घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। आदि केशव की उतारी गई आरती। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ की जमीन को लेकर रेलवे और गांधी के अनुयायियों के बीच छिड़ी रार। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हुए हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुस्लिम बंधुओं ने गुरुवार को पूरी अकीदत और उल्लास के साथ कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा को मनाया। वाराणसी में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बकरीद मुस्लिम बंधुओं ने अकीदत और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया। इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज कर खुदा की बारगाह में नमाजियों ने मुल्क की तरक्की, अमन चैन के साथ बरकत और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सुबह 7 बजे से कुर्बान 10:30 बजे के बीच जनपद के अलग अलग समय पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने दूसरे से गले मिलकर पर्व की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। मस्जिदों और इबादतगाहों के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। मुस्लिम धर्मगुरुओं और जिला प्रशासन की अपील और सुरक्षा प्रबंधों के चलते सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके पहले सुबह लोग नए वस्त्र पहनकर इत्र की खुशबू बिखेरते मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे। घरों पर महिलाओं ने भी परिवार की बुजुर्ग महिलाओं के साथ नमाज अदा किया। शहर में नमाज ईदगाह हकीम सलामत अली पुत्रकंडा मस्जिद, बैतुस्सलाम रेवड़ी तालाब, ज्ञानवापी मस्जिद लाड सरैया, शाही जामा मस्जिद, ढाई कंगूरा मस्जिद, लंगड़े आफिज नई सड़क, मस्जिद बीबी रजिया चौक, मस्जिद अजगैब शहीद राजघाट, मस्जिद समन खां गौरीगंज, मस्जिद आगागंज, सुन्नी इमामबाड़ा सरैया, बड़ी मस्जिद रसूलपुरा, मस्जिद शाह मूसा करमुत्ता, मस्जिद शाह तैयब शाह मड़वाडी, नई मस्जिद आलमपुरा, मुंशी की मस्जिद रेवड़ी तालाब, ऊंची मस्जिद मदनपुरा में नमाज पढ़ी गई। इसके अलावा काशी विद्यापीठ के सामने बड़ी ईदगाह, पुराना पुल ईदगाह में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। फिर कुर्बानी की परंपरा के निर्वहन में मुस्लिम बंधुओं ने खुदा की राह में अपने अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी पेश की। के का माना ही है खुशी का दिन, और जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो खुशी का माना ही समझ नहीं है। तो इसीलिए खुशी के में जब तक हम पूरे हिंदुस्तानी एक साथ जमा नहीं होंगे तो खुशी का मतलब ही नहीं रहता। ये एक तो हमारा जो त्यौहार है ईद, कुर्बान जानवरों की कुर्बानी देना, अल्लाह के लिए नमाज अदा करना, साथ साथ ये भी है कि हम हर मज़हब को लेकर इस खुशी में शामिल हों ताकि इस खुशी का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो जाए। ये मुल्क हम सब का है, हमें आपस में भाईचारे को ज़िंदा रखना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना रहे। इस मुल्क का सेकुलरिज़म, जमहूरियत इसी बात की दलील है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये मुल्क एक गुलदस्ता जैसा है जिस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ़ रंग के फल फूल मौजूद होते हैं। इस मुख्तलिफ़ फूलों के और रंग का नाम ही गुलदस्ता होता है। बस ये मुल्क हमारा इसी गुलदस्ते के मानिंद है। सभी परंपरागत रूप से ही कुर्बानी करें और परंपरागत स्थलों पर ही करें और जो भी नियम निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन कराएंगे। कैसे संपन्न हुआ आज? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। माकूल है और सब जगह ड्यूटियाँ लगी और सब जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से नमाज अदा हो रही है। और बाकी आप देख रहे हैं सब लोग हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हुए हमले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बुधवार को हुए हमले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को लामबंद होकर इन कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल को संबोधित पत्रक ACM फर्स्ट को सौंपा। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करने वाले लोगों की गिरफ्तारी कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुजन युवाओं के हृदय सम्राट भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इसी कारण आज हम लोग राज्यपाल महोदया को अपने ज्ञापन के थ्रू, जिलाध्यक्ष के थ्रू ज्ञापन देने आए हैं। मांगे क्या? मांगे हमें भाई को Z+ सुरक्षा देने की है और जहां तक होता है हमलावरों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना
को दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए 12 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार करे और उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा 12 से 13वां घंटा इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज का होगा, इसका अंजाम आगे मिलेगा। राजगढ़ स्थित सर्व सेवा संघ की जमीन को लेकर रेलवे और गांधी अनुयायियों के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। राजगढ़ स्थित सर्व सेवा संघ की जमीन को लेकर रेलवे और गांधी के अनुयायियों के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। गांधीवादी विचारकों ने इस संदर्भ में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे के चंदे से जुटाए गए पैसे से सर्व सेवा संघ ने 63 वर्ष पहले राजघाट में जमीन खरीदी थी। जिला प्रशासन ने अभिलेखों और नियमों की अनदेखी करते हुए समूची जमीन अब रेलवे के हवाले कर दी है। जिला प्रशासन ने 27 जून 2023 को रेलवे के पक्ष में एक तरफा आदेश पारित किया तो महकमे के अफसरों ने आनन फान में सर्वे सेवा संघ परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की नोटिस चस्पा कर दी। रेल अफसरों ने महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत पर 30 जून शुक्रवार को बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दिया है। जिलाधिकारी का यह निर्णय न्यायसंगत नहीं है। सर्व सेवा संघ इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 21078/2023 दायर किया है, जिसकी सुनवाई 28 जून को हुई और कल 30 जून को अगली सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी और रेलवे को कहा है कि 30 जून को कोई कार्यवाही नहीं करे, फिर भी प्रशासन इसको गिराने पर आमादा है। देश भर के गांधीवादी संगठन, जेपी आंदोलन के लोग, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों के लोग इस बात से चिंतित हैं और कल सवेरे यहां पहुंच रहे हैं। इस संदर्भ में सर्व सेवा संघ ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें विस्तार से अपने दर्द को बयां किया है। हाई कोर्ट से निवेदन किया है, हाई कोर्ट ने बात सुनी है और हाई कोर्ट जज साहब ने जो माननीय जज त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने रेलवे को भी और उन्होंने स्टेट मिशनरी को भी ये कहा है कि कल किसी तरह का 30 तारीख को आप ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे, हम पूरी सुनवाई करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारा बड़बल है, मौखिक है, ये शासन क्या करेगा अभी पता नहीं, इसलिए हमारे सारे साथी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने पिछले 50 सालों में अपनी गृहस्थी जमाई है, किया है और उसका कल वो ध्वस्तीकरण करेंगे। इतना भी नहीं कि वो खाली कर सकें, इसलिए ये जो अवैधानिक है, एक तो हमारी ज़मीन है, रजिस्ट्री है, सरकार को तो कायदे से पहले ये दीवानी का मामला है, इसलिए उनको पहले तो रजिस्ट्री हमारी कैंसिल करानी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन नहीं, जिस डीएम को सुनने का अधिकार भी नहीं है, ये दीवानी का मामला है, वो डीएम सुनवाई करते हैं। डीएम को सुन करके ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को देना था, लेकिन उन्होंने फैसला सुना दिया और रेलवे को आग्रह कर दिया कि आप इस बिल्डिंगों को गिरा दीजिए क्योंकि ये अवैध बिल्डिंगें हैं। तो ये एक प्रकार से पूरी की पूरी साजिश है। बुधवार को कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने डीएम, नगर आयुक्त तथा एनडीआरएफ के अधिकारियों के संग वाटर टैक्सी का निरीक्षण किया। बुधवार को कमिश्नर कौशलराज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, नगर आयुक्त श्री पुगिरी व एनडीआरएफ के अधिकारियों संग वाटर टैक्सी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने कई सारे बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सावन में ये वाटर टैक्सियाँ श्रद्धालुओं को गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराएं। वाराणसी पहुंची इस वाटर टैक्सी के बारे में कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने बताया कि इसकी क्षमता 80 लोगों के बैठने की है, पर हम इसमें सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से 40 लोगों की क्षमता के साथ इसे मॉडिफाई करवाने जा रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि CSR के माध्यम से हमें 10 नाव वाराणसी में संचालन के लिए मिली है। इससे हम लोग पैसेंजर बोट में कैसे कन्वर्ट करें और 80 घाट से राजघाट तक इसका संचालन कैसे किया जाए, इसे लेकर निरीक्षण किया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि सावन में यह संचालन शुरू हो जाए, इसके लिए भी अधिकारियों की चर्चा की गई है। कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने कहा कि ज़्यादातर लोग इस वर्ष गंगा द्वार से दर्शन करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यह वाटर बोट निश्चित अंतराल पर चलेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा धाम गंगा द्वार से पहुंच सके। कमिश्नर ने बताया कि हमें 10 बोट मिली है, जिसमें शववाहिनी और एम्बुलेंस भी हैं। एम्बुलेंस और शववाहिनी पहले से चल रही हैं। ऐसे में एक एम्बुलेंस और एक शववाहिनी को छोड़कर सभी को हम वाटर बोट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सभी को मॉडिफाइड करेंगे, जिसके लिए 10 दिनों में यहाँ इंजीनियर आ जाएंगे। हम ऐसा डिज़ाइन करवाएंगे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए। कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने आगे बताया कि इस वाटर बोट का स्टेशन नमो घाट पर नहीं बनाया जाए, क्योंकि नमो घाट की दूरी बहुत है और यहाँ हर वक्त पर्यटकों की भीड़ रहती है। इसलिए राजघाट, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में इस योजना से नाविक भी जुड़ेंगे तो हम और वाटर बोट यहाँ से चलवाएंगे ताकि लोगों को सुविधा मिले। इसके बाद स्टेशनों से भी
इजाफा किया जाएगा। उसी पर विचार विमर्श के लिए यहाँ अधिकारी इकट्ठे हुए थे। नाव का टेस्ट ट्रायल लिया गया है, इसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसके पूरे संशोधन हो जाएं, तो इस वाटर टैक्सी को अफोर्डेबल प्राइस पे, जिस पे आम जनता इसको सहन भी कर सके, उतने कम प्राइस पे इसको चलवाते हुए लोगों को भी फायदा दे सके और जो सड़क पे भीड़ भाड़ होती है दर्शनार्थियों की, उसको भी कम कराया जा सके। सर, इसमें 10 वाटर टैंक आए हुए हैं, वाटर टैक्सी। इसमें कुछ सौदा के लिए भी है और पैसेंजरों के लिए भी है। इसमें 3 प्रकार की वाटर टैक्सी हैं। एक तो पैसेंजर्स के लिए, दूसरी एम्बुलेंस के लिए और तीसरी शवदाह के लिए। तो तीनों को अलग अलग प्रकार का हम लोग डिज़ाइन करवा रहे हैं। अभी तीनों में ही थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, तो हम लोग इसमें एक शवदाह के लिए, एक हम लोग इसमें एम्बुलेंस के लिए और बाकी हम लोग वाटर टैक्सी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले से भी शवदाह की गाड़ियाँ आई हुई हैं, 3-4 यहाँ पे वाटर टैक्सी चल रही हैं, उसका प्रयोग भी हो रहा है। साथ ही एम्बुलेंस भी पहले से हमारे पास है। तो जितनी रिक्वायरमेंट NDRF की, जल पुलिस की है, उसी के हिसाब से हम लोग शव वाहन और एम्बुलेंस देंगे उनको। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे श्रद्धालुओं के बेनिफिट के लिए हम वाटर टैक्सी में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल संख्या निश्चित नहीं की है, अभी रफ विचार है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब हमारे इंजीनियर्स आ जाएंगे, उसका मॉडिफिकेशन प्लान होगा, तब एक्चुअल संख्या निर्धारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ श्रद्धालुओं को दे सकें। गर्मी के इस मौसम में टमाटर का भाव आसमान छूते हुए 120 रुपए प्रति किलो हो गया है, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में टमाटर का भाव भी गर्म हो गया है। इन दिनों टमाटर के भाव 120 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। लोग आश्चर्यचकित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अचानक टमाटर के भाव में इतना इजाफा कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में टमाटर की कीमत में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अचानक टमाटर के दामों में हुई इस बढ़ोतरी ने आम आदमी को हिलाकर रख दिया है। टमाटर हर घर की किचन का एक अहम हिस्सा है। खाने की हर थाली में टमाटर होता ही होता है। अचानक दामों में हुए इस इजाफे ने लोगों के घर का बजट तक बिगाड़ दिया है। इन दिनों वाराणसी में भी टमाटर 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। अचानक टमाटर के भाव में बढ़ोतरी की वजह से यूपी समेत देश भर में मानसून है, बारिश पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में टमाटर समेत कई तरह की फसलें खराब हो गई हैं। इसका असर टमाटर पर पड़ा और इसके दामों में अचानक इजाफा हुआ। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, जिसकी वजह से पैदावार भी बहुत कम हुआ। पैदावार कम होने से मंडियों में आवक कम हो गया है, जिससे टमाटर सहित अन्य सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। इस समय टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। टमाटर जो कि बारिश हुई है, लोकल टमाटर जो है सड़ गया है। ये टमाटर बेंगलोर से आ रहा है, आंध्र प्रदेश से आ रहा है, इसलिए महंगा है। वहाँ भी आवक कम है। गाड़ियों से जो लॉरी से आती है उसका कम से कम 1.5 लाख रुपया भाड़ा है, इसीलिए ये महंगा है। क्या लोकल टमाटर नहीं हो रहे हैं? नहीं, लोकल टमाटर का सीजन ख़त्म हो गया और लोकल टमाटर सड़ गए। हमारे यहाँ क्लाइमेट साथ नहीं देता है, उनके यहाँ क्लाइमेट साथ देता है। वो 6 महीना जो है कि टमाटर पूरे इंडिया को खिलाते हैं, कर्नाटक वाले। तो अभी क्या भाव है इस समय टमाटर का? इस समय भाव 80-100 रुपया किलो बिक रहा है फुटकर। 1,500 से लेकर 2,000 रुपया कैरेट होलसेल में बिक रहा है। अरे ये हरी सब्जियां भी इसमें महंगी है। हरी सब्जियों का भी वही हाल है, बारिश से कम हो गई है, इसलिए जो है हरी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। कब तक ये रहेगा कि टमाटर का भाव कब तक माना जाए कि नीचे आ जाएगा? 15 दिन तक कम से कम, इसके बाद कुछ कम आ जाएगा। टमाटर जो है इस समय आवक कम है। ये टमाटर लोकल नहीं है, लोकल यहाँ का ख़त्म हो गया है बनारस का। ये बेंगलोर से आता है। बेंगलोर में भी आवक कम होने से वहीं पे महंगा है। हाँ, वहाँ से महंगा चल रहा है तो यहाँ महंगा बिक रहा है। कब तक माना जाएगा? ये 15 दिन 1 महीने के अंदर जो है अपने अस्थाई आ जाएगा, अपने जगह आ जाएगा। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 80 से 100 तक चल रहा है ये। हाँ, थोक की भाव किलो की। फुटकर तो बिक रहा है वही 160 रुपये किलो। अच्छा, हरी सब्जियों की बात की जाए तो? हरी सब्जी जो बारिश की वजह से थोड़ा सा मतलब उधर गर्मी था, गर्मी की वजह से उसका फूल उल सब जो है सब झड़ गया था। इसके बाद बारिश हुआ, बारिश में अभी सब्जी निकल नहीं रहा है। अब इसके बाद मौसम के हिसाब से मौसम सही रहेगा तो फिर सब्जी का आवक बढ़ जाएगा। क्या लगता है टमाटर जो है हर सब्जियों में पड़ने वाला चीज़ है? हाँ, टमाटर तो मेन मतलब है हर सब्जियों में पड़ता है। लोगों का इसमें बजट बिगाड़ रहा है ये। हाँ, बजट तो खैर मतलब बिगाड़ तो रहा है एकदम। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 जुलाई को अपना दल एस के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती लखनऊ में मनाई जाएगी। इस संदर्भ में डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में वाराणसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। अपना दल एस संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती आगामी 2 जुलाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाई जा रही है, जिसे लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों के साथ दर्जनों गांव में बैठक व सघन जनसंपर्क किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने विधानसभावार सभी पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता कर अधिक से अधिक लोगों को डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती में ले जाने की अपील करते हुए बताया कि जिले से सैकड़ों 4 पहिया वाहनों के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता महामना की जयंती में शामिल होने के लिए जाएंगे। उसके लिए जिले के पार्टी पदाधिकारियों को वाहनों की विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी सैकड़ों वाहनों का काफिला जिले से एक साथ लखनऊ के लिए आगामी 2 जुलाई सुबह रवाना होगा। बैठक के पश्चात कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता हेतु रैली के रूप में विभिन्न गांवों को रवाना हुए। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, राजू पटेल, संजीव सिंह, राजेश पटेल, अजय यादव, मंटू, जयप्रकाश पटेल, विनय मौर्य, संतोष राय, चंद्रमा विश्वकर्मा, राजेश कुमार, अनिल पटेल, पिंटू प्रजापति, धर्मेंद्र पटेल, राहुल, श्यामलाल, भोला सहित पंचायत प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। 2 जुलाई में लखनऊ में जो हम लोग अपना दल यस के संस्थापक अध्यक्ष यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, उसी की तैयारी के लिए एक बैठक क्षेत्र पंचायत सदस्य बिरभानपुर राजू पटेल के कार्यालय पे किया गया। इसमें तमाम ग्राम पंचायतों से हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता और कार्यकर्ता इसमें शिरकत कर रहे थे। आज इस कार्यक्रम से निकलने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने गाँव में जाएंगे और वहाँ डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के जन्मदिन में शिरकत करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 जुलाई को लखनऊ के सरजमी पे हम ले चलेंगे और वहाँ लखनऊ के सरजमी पे जाने के बाद यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के विचारों को, सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को सुन करके आत्मसात करेंगे कार्यकर्ता और जनता। वहाँ से गांव में जब आएंगे हम तो पुनः हम उनके नीतियों को, सिद्धांतों को, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आरडीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर अपने नवीनतम वर्टिकल अभिमुक्त
स्पोर्ट्स का अनावरण करते हुए फुटबॉल क्लब इंटर काशी को लॉन्च करने की घोषणा की गई। आरडीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर अपने नवीनतम वर्टिकल अभिमुक्त स्पोर्ट्स का अनावरण किया और गर्व से उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल क्लब इंटर काशी के लॉन्च की घोषणा की। इस अवसर पर वाराणसी के नजर स्थित एक तारांकित होटल में एक फाउंडेशन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सामाजिक नेताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, मशहूर हस्तियों और खेल प्रेमियों की गर्मामयी उपस्थिति रही। समारोह की शुरुआत गर्मजोशी से प्रतिष्ठित अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस कार्यक्रम में आरडीबी ग्रुप के प्रमोटर, इंटर काशी के संस्थापक और जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन JTF के चेयरमैन एवं रिपब्लिक ऑफ मलावी के मानद काउंसिल विनोद दुग्गर ने इस ऐतिहासिक शहर के दिग्गजों की उपस्थिति के बीच आधिकारिक तौर पर इंटर काशी के भव्य लॉन्च की घोषणा की। इस अवसर पर विनोद दुग्गर ने कहा कि हमें गर्व है, हमें देश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और शाश्वत शहर से भारत में सबसे नए फुटबॉल क्लब की शुरुआत करने का अवसर मिला है। वाराणसी में हमारे फुटबॉल क्लब इंटर काशी की स्थापना उस जबरदस्त क्षमता और प्रतिभा का प्रमाण है जो देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पास है। हमारा उद्देश्य इस प्रतिभा को परिपोषित करने के साथ ही ऐसे प्रतिभाशाली फुटबॉलरों को आगे बढ़ाना है जो विनम्र और सम्मानित इंसानों के रूप में समाज के विकास में भी योगदान दे सकें। श्री दुग्गर ने बताया कि इंटर काशी की स्थापना भारतीय फुटबॉल के सभी हितधारकों के साथ सहयोग के लिए एक मंच बनाने की दृष्टि से की गई है ताकि इसके परिणाम स्वरूप राज्य में मौजूद अपार प्रतिभाओं का समग्र विकास हो सके। फुटबॉल क्लब एक लॉन्च हो रहा है जो यूपी क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है काशी में, ताकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब रहे। AIFF में हम लोग ने एप्लीकेशन डाली है, उनके अप्रूवल के ऊपर में डिपेंड करता है हम लोग कौन से डिवीज़न खेलेंगे और किस टाइप के खिलाड़ी हम लोग लेंगे। पूरी कोचिंग और सारी व्यवस्था जो एक इंटरनेशनल लेवल की होती है वो सारी सुविधा हम लोग करेंगे यहाँ पे। एक कुछ चीज़ ऐसी जो हम लोग बोल नहीं पा रहे, आप बता दीजिए कि क्या है थोड़ा डिटेल में। फुटबॉल एक बहुत लोकप्रिय गेम है वर्ल्ड का, उस लोकप्रिय गेम को इस क्षेत्र में लाया जा रहा है जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी और युवा सबसे ज़्यादा और फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ के खिलाड़ी ऑलरेडी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, उनको अब विश्व स्तरीय नाम रोशन करने के लिए एक क्लब का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऐसी टीम बनाई जा रही है ताकि हम लोग आगे चल के देश का नाम रोशन फुटबॉल जगत में भी कर सकें। विश्व में फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खेल प्रेमियों का खेल है। भारत में भी इसकी दीवानगी कम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कारण है कि हम दृष्टा तो हैं लेकिन खिलाड़ी हमारे यहाँ नहीं पैदा होते हैं। उसकी पहल कि कैसे हम खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रेरित कर सकें, उसके लिए यहाँ पे काशी को चुना गया है। काशी में अकेडमी बनाने का ये योजना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। ओम नमो भागवते वसुदेवाय नमः के जाप के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने भगवान आदिकेशव की आरती उतारकर स्वच्छता का संदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप संग नमामि गंगे ने देवशयनी एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर भगवान आदिकेशव की आरती उतारकर जन कल्याण की कामना की। भारत की सुख एवं समृद्धि तथा गंगा निर्मलीकरण की गुहार लगाकर श्री आदिकेशव को फल व मिष्ठान का भोग लगाया। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और चातुर्मास के प्रारंभ होने के दिन श्रीहरि व मां लक्ष्मी की उपासना कर सभी के जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। टीम के सदस्यों ने आदिकेशव घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। काशी के द्वारा कहे जाने वाले आदिकेशव तीर्थ के गंगा तट से अनेकों प्रदूषण जनक सामग्रियों को समेटकर कूड़ेदान के हवाले किए। लाउड स्पीकर द्वारा लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करने मात्र से ही सभी प्रकार के भय, रोग, दोष इत्यादि दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र आदिकेशव तीर्थ की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, श्रेयांशु, शिवेंद्र पांडे, रामाशय तिवारी, रवि यादव, स्वास्तिक शर्मा आदि उपस्थित थे। भगवान आदिकेशव श्री भगवान विष्णु की आरती उतारी है, माता लक्ष्मी की उपासना की है और इस कामना से की है कि जन कल्याण हो, लोक कल्याण की कामना से हमने आदिकेशव जी की आरती उतारी है। भारत की सुख समृद्धि, आरोग्य भारत की कामना से हमने श्री आदिकेशव जी को फल, मिष्ठान, पुष्पहार अर्पित करके उनसे यह कामना की है कि माँ गंगा निर्मल हो,
माँ गंगा का किनारा स्वच्छ दिखाई दे, ताकि हम भारतवासी निरंतर अपनी माँ गंगा के आंचल तले पलते रहें और गंगा हमें इसी प्रकार सुख और समृद्धि देती रहें। 3 जुलाई को ज्योतिषाचार्य पंडित शंभूनाथ शर्मा की स्मृति में संचय ग्रंथ ज्योतिष्क का विमोचन न्यायमूर्ति पंडित गिरधर मालवी करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित शंभूनाथ शर्मा की स्मृति में संचय ग्रंथ ज्योतिष्क का विमोचन न्यायमूर्ति पंडित गिरधर मालवी 3 जुलाई को करेंगे। यह जानकारी पंडित शंभूनाथ शर्मा के सुपुत्र प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित उमंगनाथ शर्मा एवं पुस्तक के संयोजनकर्ता वेद प्रकाश मिश्र ने संयुक्त रूप से गुरुवार को मल्दिया स्थित माइक्रोटेक सभागार में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई एवं नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रयाग के पूर्व कुलपति वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक करेंगे। यह कार्यक्रम 3 जुलाई सोमवार को सायं 5 बजे वंशीवट बैंक्वेट हॉल, महमूरगंज, गैलेक्सी हॉस्पिटल रोड, वाराणसी में संपन्न होगा। उन्होंने आगे बताया कि ज्योतिष विज्ञान की प्रमोद पाठशाला का 400 वर्षों का अपना इतिहास है। संसार में भारत की यह पाठशाला ज्योतिष विज्ञान के खान के रूप में प्रख्यात है। अधिकृत जानकारी के लिए BBC, PTI व अन्य ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों पर भारत सरकार भरोसा करती रही है। ज्योतिष विज्ञान की महत्व व उसके ज्ञान का लाभ जन जन तक पहुंचाने की परंपरा का निर्वाह आज भी प्रमोद पाठशाला कर रही है। इसके पाठशाला के माध्यम से ज्योतिष के ज्ञान विज्ञान को दैवज्ञ के ज्योतिषाचार्य पंडित शंभूनाथ शर्मा ने विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व व ज्योतिष विज्ञान के स्मारक ग्रंथ ज्योतिष्क में यथासंभव समाहित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहे। एक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है काशी के विख्यात ज्योतिषी, जो काशी की वैदुष्य परंपरा के एक नक्षत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में जिनकी सार्वदेशिक पहचान थी, वैश्विक पहचान थी, ऐसे पंडित शंभूनाथ शर्मा जी की स्मृति में उनके वंशजों ने उनकी सारी सामग्री को एकत्र करके उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं, जो बताती हैं कि एक तत्ववेत्ता ज्योतिषी और अन्य किन क्षेत्रों में, अध्यात्म के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से कर सकता है, उसकी एक झांकी मिलती है। और ये एक कृतज्ञता ज्ञापन का ग्रंथ है। परिवार की कृतज्ञता, काशी की कृतज्ञता, काशी को कृतज्ञ होना चाहिए। काशी की परंपरा में अनेक विद्वान हुए हैं, उनमें एक नक्षत्र के रूप में किसके द्वारा ये किया जाएगा? इसका विमोचन माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवी जी 3 तारीख को सायंकाल वंशीवट नाम का एक हॉल है महमूरगंज में, आकाशवाणी के पास ही है, वहाँ पर वो इसका विमोचन होगा 3 तारीख को सायंकाल 4 बजे 5 बजे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।